इग्नू MPS 003 का इकाई नंबर 3 है संविधान और सामाजिक परिवर्तन। तो संविधान और सामाजिक परिवर्तन, तो किस तरह संविधान के द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन आया, आज इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान केवल देश को चलाने वाली एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि यह सामाजिक क्रांति का एक सशक्त माध्यम है। ग्रेनविले ऑस्टिन जैसे प्रसिद्ध विचारक ने कहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देना था। आज़ादी के समय भारतीय समाज जातिवाद, छुआछूत, अत्यधिक गरीबी, जमींदारी प्रथा और महिलाओं के पिछड़ेपन से जूझ रहा था। संविधान निर्माताओं ने कानून के माध्यम से इस रूढ़िवादी समाज को एक आधुनिक, समतावादी और न्यायपूर्ण समाज में बदलने का संकल्प लिया। तो इस प्रकार संविधान के माध्यम से जो भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत, गरीबी फैला हुआ था, इसके संविधान के माध्यम से इसे दूर करने का प्रयास किया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और संवैधानिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है पारंपरिक असमानताओं जैसे जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, समाज के शोषित और वंचित वर्गों जैसे SC, ST, OBC और महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उन्हें मजबूत करना सामाजिक आर्थिक रूप से। एक ऐसी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जहां हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अब हम लोग इस अध्याय के पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य उपकरण संवैधानिक प्रावधान। हमारा संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर निर्भर है। पहला, प्रस्तावना, सामाजिक परिवर्तन का दर्शन। प्रस्तावना जो है, भारत का प्रस्तावना, ये सामाजिक परिवर्तन का दर्शन है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। न्याय, यह सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती है, इसके बाद सामाजिक न्याय की। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करना। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। अगला स्तंभ है मौलिक अधिकार, भाग 3। मौलिक अधिकार जो है, हम लोग जानते हैं संविधान का एक मजबूत स्तंभ है जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों के लिए है, ये नागरिक के लिए। मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं और नागरिकों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति दिलाते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, अमीर गरीब, राजा रंग सब बराबर। अनुच्छेद 15, राज्य समाज किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक कुओं, तालाबों और दुकानों पर सबका समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यह सामाजिक परिवर्तन का सबसे क्रांतिकारी कदम था। इसके तहत छुआछूत को पूरी तरह प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध कर दिया गया। अब अगला है अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी, बेगार का अर्थ हुआ बिना पैसे का काम करना और बाल श्रम पर रोक लगाई गई, जिसे शोषित वर्ग को राहत मिला। अब हम लोग नेक्स्ट स्तंभ की ओर जाते हैं। पॉइंट है C, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये जो है सरकार पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार को आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद
अनुच्छेद 38 राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जहां लोक कल्याण को बढ़ावा मिले। अनुच्छेद 39 कहता है धन और संसाधनों का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में नहीं होगा और पुरुषों महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अगला हम लोग पॉइंट नंबर 4 सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रियाओं में न्यायपालिका की भूमिका। संविधान को जीवंत बनाए रखने और सामाजिक परिवर्तन को जमीन पर उतारने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। प्रथम पॉइंट है इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए सरकारों ने कानून बनाए। जब बड़े जमींदार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो संसद ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी ताकि गरीबों को जमीन मिल सके। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण। चंपकम दोराई राजन केस 1951 से लेकर इंदिरा साहनी केस 1992 मंडल कमीशन तक न्यायपालिका ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण को वैध माना ताकि वे मुख्य धारा में आ सकें। तो यह एक लंबी बात है जिसे हम लोग कई तरह की इसमें केस का भी अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है महिला अधिकार और लैंगिक न्याय। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और हाल ही के वर्षों में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करना सामाजिक परिवर्तन के बड़े उदाहरण हैं। जनहित याचिका PIL 1980 के दशक में PN भगवती द्वारा शुरू की गई PIL ने जेल के कैदियों, बंधुआ मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की। अगला पॉइंट नंबर 5 है संविधान और सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर्विरोध, चुनौतियां और बहस। यद्यपि संविधान ने कई अधिकार दिए लेकिन व्यवहारिक रूप से सामाजिक परिवर्तन की राह में कई रुकावट भी आई। प्रथम पॉइंट है कानून बनाम सामाजिक मानसिकता। केवल कानून बना देने से समाज नहीं बदलता। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17 के बावजूद आज भी ग्रामीण इलाकों में जातिगत भेदभाव, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असमानता। संविधान ने राजनीतिक समानता तो दे दी लेकिन आर्थिक असमानता आज भी बहुत गहरी है। अमीर होते जा रहा है और गरीब बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसे बुनियादी सुविधा आज भी गरीबों के पास नहीं पहुंच रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कई प्रगतिशील निदेशक तत्व जैसे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। निष्कर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में वो समानता होगी। भारतीय संविधान ने सामाजिक परिवर्तन का एक बेहतरीन कानूनी ढांचा प्रदान किया है। इसने सदियों से दबे कुचले समाज को आवाज और अधिकार दिए हैं। हालांकि 100% सामाजिक परिवर्तन अभी बाकी है लेकिन संविधान ने उस बदलाव का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संविधान के माध्यम से यह कानूनी रूप से हमें सामाजिक आर्थिक रूप से समानता तो दी है लेकिन हमारे समाज की मानसिकता कारण अभी से जमीनी स्तर पर हम वास्तविक रूप से नहीं देखते हैं। तो धन्यवाद। अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं।